रात के समय एक औरत अपने कमरे में सोई होती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसके कानों में कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। जब उन आवाज़ों को वो सुनती है, तो सुन कर के थोड़ा-सा उसको अजीब-सा लगता है। अब वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। अब इसीलिए जिधर से वो आवाज़ें आ रही थी, उधर ही वो बढ़ने लगती है और बढ़ते-बढ़ते जब उधर पहुँचती है, तो देखती है कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा था। दरअसल जो महिला होती है, उसी के घर का एक लड़का जो कि रिश्ते में उसका देवर लगेगा। वो कुछ अलग ही लेवल में काम कर रहा था। अब उसको देख कर के महिला अचानक से बोल पड़ती है और बोलने के बाद जो लड़का होता है वो मुड़ता है और उस महिला की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर महिला जो करती है और वो जो लड़का करता है, उसको सुनने के बाद, उसको जानने के बाद वाक़ई आप हैरान हो जाएँगे। आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ऐसा वाक़ई होता है क्या? चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और उसका अंजाम क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस घटना के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान का एक इलाका लगता है, पूर्वी इलाका, और इसी पूर्वी इलाके में रहने वाला एक छोटा-सा परिवार होता है, जिस परिवार में 2 भाई रहते हैं और जिसका नाम संजय होता है और एक का नाम सुरेश होता है। दोनों भाई का आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और साथ ही साथ उनके सिर से जो पिता का साया होता है वो उठ गया रहता है। अब उनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि आखिर वो करेंगे तो क्या ही करेंगे। ना उनके घर में उनकी माँ है, ना उनके पिताजी हैं। दोनों भाई अकेले। बड़े भाई जिसकी उम्र यही कोई 18 साल के करीब रही होगी और छोटा भाई जिसकी उम्र यही कोई 16 साल के करीब रही होगी। 16 साल और 18 साल के दोनों भाई अब उनके सिर से जो छत होती है, यानी जो पिता-माता का साया होता है वो उठ जाता है। अब वो परेशान रहते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे जीवन में, लेकिन बड़े भाई ने कमान सँभाली और वो मज़दूरी करने लगता है, पढ़ाई-लिखाई अपने भाई को करवाता है। और वो मज़दूरी करते-करते फिर उसको लगता है कि आखिर वो यहाँ पर कब तक गुज़ारा कर पाएगा। अब इसीलिए जो लड़का है वो आगे बढ़ता है और पहले गाँव में, फिर गाँव से शहर बढ़ता है और फिर वहाँ पर वो कुछ काम-काज करने लगता है। कामकाज करते-करते कुछ इस कदर वो आगे बढ़ जाता है कि वो सोचता है कि अब यहाँ पर उनका गुज़ारा नहीं होगा। अब इसीलिए वो चला जाता है सऊदीया। वो कुछ पैसे इकट्ठा करता है, लगभग 70-80 हज़ार रुपए इकट्ठे करता है और उसके बाद से वो चला जाता है सऊदीया और वहाँ पर कमाता है। कमाने के बाद से फिर वो 2 साल बाद घर लौटता है। घर पे जो छोटा उसका भाई होता है, वो कमान सँभाले होता है। जो भी खेती गृहस्थी का काम होता है, घर का जो काम होता है, वो अपना किया करता था। चूँकि घर में अकेला था, तो उसके ज़िम्मे और भी कोई काम भी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा बहुत काम पे जाया करता था इधर-उधर, अपने पढ़ाई-लिखाई में मसरूफ़ रहा करता था और उसको दुनियादारी से कुछ मतलब ही नहीं था। 2 साल का वक़्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उसका भाई सऊदीया से वापस आता है। अब उसका जो भाई था वो काफ़ी दुबला-पतला हो चुका था, क्योंकि उसके ना वो सही से खाना बनाता था, ना खाता था। बस वो दिन भर काम में, पढ़ाई में लगा रहता था। जब भी उसको थोड़ी बहुत भूख लगती थी, तो वो खाना-पीना बना कर के खा लिया करता था। अब ऐसे ही कुछ समय जब बीतता है, उसका भाई जब देखता है अपने भाई को, तो उसको दया आ जाती है। वो कहता है कि छोटे, मैं तो किसी भी प्रकार की तेरे लिए कमी नहीं करता हूँ। तू इस ऐसा क्यों है? ना तुम्हें लगता है खाना ही पीना नहीं मिला है। तो वो कहता है, भैया आखिर मैं कब तक बना के खाऊँगा? अब इस घर को सँभालने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर चाहिए। अब इसीलिए जब इस प्रकार के जो छोटे भाई बात करता है, फिर बड़ा भाई को ये बात लग जाती है और वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल। अब इसीलिए जो बड़ा भाई है, अपने रिश्तेदारों में अपने इधर-उधर बातचीत भी होती है और फिर लगभग उसकी जो छुट्टी होती है, यही कोई 3 महीने की वो छुट्टी लेकर के आया रहता है और 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी फिक्स हो जाती है और घर की जो एक गरीब घर की लड़की होती है, उसको वो लोग शादी कर लेते हैं उसी से। यानी कि 1 महीने के अंदर ही सब कुछ जो शादी का सिलसिला है, दौर है, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। जितने परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, सभी लोग चले जाते हैं। अब इनके पास कोई बचता भी नहीं है। सभी लोग इधर-उधर हो जाते हैं। अब ये धीरे-धीरे पति-पत्नी और उसका देवर दोनों साथ, तीनों लोग साथ में रहते हैं। 3 लोगों का परिवार अब भरा पूरा परिवार हो गया था। किसी भी प्रकार की अब कमी नहीं थी घर में। घर में बनाने-खाने वाली भी आ गई थी एक भाभी, और भाभी-देवर में बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। सब कुछ इनके जीवन में अब अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा होता है। अब धीरे-धीरे ये जो बड़ा भाई है, जिसका नाम संजय होता है, संजय की छुट्टियाँ खत्म होने लगती हैं। अब ये जब छुट्टी इसकी खत्म हो जाती है, 2-3 महीने की छुट्टी लेकर के आया था,
2 महीने तो अब शादी के बाद उसके साथ अपनी पत्नी के साथ गुजारे थे। अब वो 2 महीने बाद वो कहता है कि अब वो जाना चाहता है सऊदीया। फिर वो कहती है उसकी पत्नी कि अपनी छुट्टी और थोड़ी बढ़वा लीजिए, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं छुट्टी बढ़वाऊँगा तो जो मेरा काफ़िल है वो नाराज़ हो जाएगा और फिर वो दूसरे को काम पे रख लेगा। ऐसे तो वो मुझे 3 महीने की पगार भी दे देगा और फिर किसी भी प्रकार की वो कमी भी नहीं करेगा। मेरा टिकट है तो मुझे जाने दो, वरना मुझे अपने पास से टिकट लगवाना पड़ेगा और 40-45 हज़ार रुपए मेरा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। जब इस प्रकार की उसकी बातें सुनती है पत्नी, तो सुन कर के थोड़ा-सा उसको भी लगता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं और इसीलिए उनको जाने देती है। और वो जो संजय है, अपनी फ्लाइट पकड़ता है और सीधा अपने जहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है, सऊदी, वहाँ पहुँच जाता है। अब सऊदी तो वो पहुँच जाता है, इधर देवर और भाभी एक साथ रहते हैं, भाभी खाना बनाया करती थी और वो गुज़ारा किया करते थे। सभी लोग इनके जीवन में अब सब कुछ सही से चल रहा था। अब धीरे-धीरे वक़्त कट रहा था, वक़्त का पहिया तेज़ी से कटता है और धीरे-धीरे शादी के लगभग 1 साल गुज़रने वाले होते हैं। लेकिन जो सुरेश होता है, सुरेश के पास फ़ोन होता है और वो फ़ोन में अश्लील वीडियो देखा करता है। अब जब अश्लील वीडियो देख कर के वो पागल सा हो जाया करता था और देखने के बाद फिर वो सोचता है कि आखिर वो करे तो क्या करे? अब एक दिन उसके ऊपर इस कदर नशा समाया हुआ था कि वो सोचता है कि आखिर वो किसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब इस प्रकार के उसके दिमाग में ख़्याल आते हैं, तो उसके घर में बकरी बंधी होती है और उन बकरियों पे उसका दिमाग जाता है कि चलो, क्यों ना मैं बकरी के पास जाऊँ और उसी के साथ शारीरिक संबंध बना लूँ, अपनी इच्छाओं को पूरी कर लूँ और उसके बाद ना कोई किसी को पता चलेगा, ना ही किसी को इस बात की जानकारी होगी। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें सोचता है, सुनता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है और फिर वो सीधा उठता है और जहाँ पे बकरियाँ बंधी गई रहती हैं, वहीं पर पहुँचता है और उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे इस प्रकार का वो कारनामा करना शुरू करता है, तो जो है तो जानवर ही, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चीखने-चिल्लाने लगती है, तो फिर उसकी जो भाभी होती है, उसकी आँख खुल जाती है। अब जैसे ही उसकी भाभी की आँख खुलती है, तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब जैसे इस प्रकार की आवाज़ आती है, तो वो सीधा उठती है और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी जानवर की। अब जैसे उधर पहुँचती है, तो देखती है कमरे की लाइट ऑन होती है और घर में, उस घर में जो उसका देवर होता है, वो होता है और बकरी होती है, उसके साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा था। उसको देख कर के जो उसकी भाभी होती है, वहीं पर चुपचाप खड़ी होती है और देख रही होती है। देखने के बाद से जैसे ही यानी कि सुरेश को ये लगता है कि उसको कोई देख रहा है, वो झटके से अपनी नज़र को पीछे घुमाता है, तो देखता है कि उसकी भाभी वहीं पर खड़ी है। उनको देख कर के वो बिल्कुल अवाक रह जाता है, खुद को ढकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बिना कपड़ों के हो गया था, आधा कपड़ा उसने पहना था, नीचे का पूरा जो पैंट होता है, वो सारा निकाल दिया था, ऊपर का ही बस पहना हुआ था। खुद को ढकने की कोशिश करता है और ढकने के बाद फिर वो शर्मा जाता है और छुपने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसकी भाभी जो है, वो उसके पास जाती है और उसका कान पकड़ती है और कान पकड़ करके उसको घर के अंदर लेकर के जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे? चूँकि उसका जो देवर होता है, वो आधे कपड़े में होता है। अब इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे? उसकी भाभी ने उसका कान पकड़ा हुआ था। अब वो अब अपने बदन को ढकते हुए अंदर तो चला जाता है। अब उनके सामने बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में सामने ही खड़ा था और उसकी भाभी परेशान थी। वो कहती है कि तुम आखिर ये कर क्या रहे थे? आखिर ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत कर रहे थे। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें कहती है, तो जो सुरेश होता है उसको भी लगता है कि बुरा है। फिर वो कहता है, सारी बातें बताता है कि भाभी मैं क्या करूँ? मैं परेशान हो जाता हूँ। अब जब इस प्रकार की वो बातें कहती है, तो कहती है कि चलो ठीक है। अब इसीलिए वो अपने देवर की तरफ भी हाथ बढ़ाने लगती है, यानी उसके प्राइवेट पार्ट को वो टच करने लगती है और कहती है, तुम्हारे भैया भी लगभग 1 साल से ऊपर का वक़्त हो गया, वो चले गए हैं, मेरे भी अंदर जो आग है वो शांत नहीं हो रही है। तो क्यों ना तुम मेरी आग शांत कर दो और मैं तुम्हारी। जैसे इस प्रकार की बातें जब सुरेश सुनता है, तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उसका जो पारा है, वो सातवें आसमान में पहुँचने लगता है खुशी के मारे और वो उस पे अपनी भाभी पे टूट पड़ता है और एक दूसरे के साथ ये लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और ये सिलसिला, ये दौर अब धीरे-धीरे अब बढ़ने लगता है। अब ऐसे ही वक़्त कटने लगता है, लेकिन जब भी ये लोग शारीरिक संबंध बनाया करते थे, अब ऐसे ही वक़्त का पहिया तेज़ी से चलने लगता है। साथ ही साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जब नॉर्मल हो जाता है, तब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि ये जो गुनाह है, वो चाहे कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन छुपता नहीं है। अब इसीलिए जो सुरेश है और उसकी जो भाभी है, जिसका नाम सुजाता होता है, सुजाता और सुरेश ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और ये लोग बनाने में मदमस्त हो जाया करते हैं।
उनके घर में एक लड़का होता है बगल का, वो खिड़की से एक दिन रात का ये सारा नज़ारा जो है वो देख लेता है। उसको कई दिन से इन आवाज़ों को सुनता है, तो सोचता है कि आखिर जो संजय भैया है वो तो घर पे है ही नहीं, तो आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती है। अब इसीलिए उसने कैमरे में वो नज़ारा कैद कर लिया चूँकि होल से, और वहीं से सारा जो मंजर है उसकी जो वीडियो बनाता है, और वीडियो बना करके लगभग 2 साल पूरे माने होने वाले होते हैं, और वो वीडियो सीधा संजय को भेज देता है। संजय जब ये वीडियो देखता है तो वो बौखला सा जाता है। अब उसको गुस्सा आता है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था, वो तो इतने दूर था कि अब वो चाह करके भी नहीं कुछ कर सकता था। अब इसीलिए वो परेशान था, हैरान था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब ऐसे ही जो अब उसकी जो छुट्टी है वो खत्म होने वाली लगती है, लेकिन अब इधर ये जो सुरेश है और सुजाता है, इन दोनों का प्यार जो है वो सातवें आसमान पर था। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। लेकिन अब ये उनको कानो कान खबर नहीं थी कि जो उनकी करतूत है उसकी जानकारी, उसकी भनक उसके भाई को भी लग चुकी है। 2 साल छुट्टी कंप्लीट होती है और आता है उसका भाई, और आने के बाद से उन अपनी पत्नी को डांटने लगता है, और जब डांटता है, फटकारता है, तो फिर सुरेश को भी डांटता फटकारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर छोड़ा था कि तुम अपने ही भाभी के साथ, माँ समान भाभी के साथ ऐसा करोगे। अब दोनों माफ़ी मांगते हैं, लेकिन संजय सोचता है कि आखिर इसमें बदनामी होगी, इसलिए वो सोचता है कि वो बहकावे में किसी के ना आए, और वो सोचता है कि अगर घर की बदनामी होगी तो पूरा समाज क्या कहेगा कि भाई जो था वो अपनी ही पत्नी पे, अपने ही भाई पे लांछन लगा रहा है। अब जब इसी प्रकार की बातें होती हैं तो वो सोचता है क्यों ना अपने भाई की शादी कर दी जाए। और जो सारी बातें होती है, जो सुजाता होती है, जब माहौल थोड़ा-सा ठंडा होता है, तो सुरेश की जो सारी हद कार करतूतें थी, वो संजय को बताती है कि सुरेश ऐसा-ऐसा कर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि ये बातें अगर लोगों को पता चलेगी तो वो बदनामी हमारी ही होगी। अब इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ऐसा करने से इसको संतुष्टि मिलती है, तो ये अगर घर में ही रहता है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। अब संजय को भी लगता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो समझाता बुझाता है, सुरेश भी मान जाता है, और उसके बाद सुरेश की शादी कर दी जाती है। और जो सुरेश है उसकी जो शादी है, एक बगल के ही गांव की लड़की होती है जिसका नाम मोनिका होता है, दिखने में बेहद खूबसूरत, जवान, उससे उसकी शादी कर दी जाती है। अब इधर जो संजय होता है, अब उसने भी ये सोच रखा था कि अब वो वापस से सऊदीया नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पर कुछ काम धाम करेगा, क्योंकि वहां पर जाता है तो उसको 30,000 करीब सैलरी मिलती है। लेकिन वो सारा कुछ आते-आते घर पे लगभग यही कोई 20,000 19,000 यही को भेज पाता था, बाकी खर्चा हो जाया करता था। तो इसलिए सोचता है कि वो यहीं पर जॉब करेगा, और उसने एक कंपनी में अपना सीवी लगाया, वहीं पे राजस्थान में ही, और वहाँ पर उसको एक ड्राइवर की पोस्ट मिल जाती है, और वहीं पर वो जॉब करने लगता है, जहाँ पर इसको ठीक-ठाक सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में तो पहले 20,000, उसके बाद जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है तो इसकी यही कोई 25,000 करीब सैलरी हो जाती है। और ये सुरेश और संजय दोनों भाई एक साथ रहते हैं, और अब उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सुरेश भी अपना पढ़ाई-लिखाई में ठीक-ठाक था ही, तो इसको भी एक स्कूल में प्राइवेट तौर पे ही ये टीचर का फॉर्म, मतलब टीचर की पोस्ट पे हो जाता है, और इसको भी लगभग यही कोई 15 या 17,000 करीब इसको सैलरी मिलने लगती है। अब सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा है। वो सुरेश जो है वो मोनिका के साथ, और संजय सुजाता के साथ, दोनों खुश हैं। इनके जीवन में अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो सब कुछ इनके जीवन में अब सही चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने समझदारी से काम लिया। अन्यथा आमतौर पर ऐसा होता है कि देवर और भाभी संबंध बनाते हैं, तो जो पति को पता चलता है तो किसी न किसी एक का कत्ल हो जाता है, या तो पति का कत्ल हो जाता है, या तो देवर का कत्ल हो जाता है औरत के चक्कर में। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जाते-जाते आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का हिस्सा बनें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएँगे, और आप लोग अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूँ, आपको बता सकूँ, अपने दर्शकों के साथ, अपने भाइयों-बहनों के साथ शेयर कर सकूँ कि देखो मेरे फला भाई हैं, जो यहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।